पिंकू, मैं तो कब से बीमार पड़ी थी। ना जाने तुमने ऐसा मुझ पर क्या छिड़का कि मैं तो ठीक ही हो गई और नाचने लगी। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ी थी कि कभी मैं इस खटिया से खड़ी भी हो पाऊंगी। मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप एकदम स्वस्थ हो गई। मुझे आपको अपने पैरों पर खड़े देखकर कितनी खुशी हो रही है, मैं बता भी नहीं सकता। पिंकू राख को अपने घर में छिड़कता है तो घर महल में बदल जाता है। ये सब देखकर गांव वाले भी अचंभित हो जाते हैं। एक बार की बात है, गांव में पिंकू नाम का एक लड़का भुट्टे भूनकर अपने घर का खर्चा चलाया करता था। उसकी माँ लीलावती बीमार रहा करती थी और खटिया पर ही लेटी रहती थी। माँ, घर में खाना बनाने के लिए ईंधन खत्म हो गया है। बरसात का मौसम है, लकड़ी तो गीली ही मिलेगी। अब कैसे खाना बनेगा? तुम्हें दवाई भी तो देनी है। खाना मुझे बनाना चाहिए और तुझे खाना बनाना पड़ता है। कैसी माँ हूँ जो तुझे खाना भी बनाकर नहीं दे सकती। आप बिना बात की फिक्र करती हैं। खाना मैंने बनाया, आपने बनाया, क्या फर्क पड़ता है? खाना कहाँ से लाएगा? सारा पैसा तो मेरी दवाई में खर्च हो गया। खाना पकाने के लिए भी तो खाने का सामान होना चाहिए। घर में एक कटोरी चावल पड़े हैं, आज काम तो चल ही जाएगा। एक काम कर, साहूकार से कोयला उधार ले आ। जो भुट्टे भूनने के लिए कोयला इस्तेमाल करता है, उसी से खाना बना ले और अंगूठी में ही कोयला सुलगा ले। ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। अपना ध्यान रखना, अब कहीं जाना मत। अगर उठोगी तो फिर गिर जाओगी। ठीक है। पिंकू साहूकार के पास कोयला उधार लेने के लिए जाता है, पर साहूकार उसे कोयला उधार देने से मना कर देता है। सेठ जी, घर में ईंधन नहीं है, ना ही भुट्टे भून सकता हूँ और ना ही घर का खाना बना सकता हूँ। पहले पुराना कर्ज तो उतार दे, तभी तो मैं तुझे नया कर्ज दूंगा। तेरा तो ब्याज ही नहीं उतर रहा है, मूल कहाँ से देगा? पहले की चिंता नहीं है और नया कर्ज मांगने आ गया। चल जा यहाँ से। सेठ जी, थोड़ा सा कोयला उधार दे दो, माँ को दवाई देनी है। घर में खाना नहीं बना तो दवाई नहीं दे पाऊंगा, और दवाई नहीं दी तो माँ ठीक भी नहीं होगी। क्यों चिंता करता है? अब इतने बरसात में वो ठीक नहीं हुई तो अब दवाई पर पैसा खर्च करके क्या फायदा? ऐसा ना कहो, मेरे पास तेरे लिए कोई कोयला नहीं है और ना ही पैसे। अब तू आराम से जाता है या अपने आदमियों को बुलाकर तुझे बाहर फेंकवा दो? पिंकू वहाँ से निराश होकर घर की ओर जा रहा होता है। तभी उसे रेल की आवाज सुनाई देती है। रेल की आवाज आ रही है। इस वक्त कोयले की रेल आती है। एक काम करता हूँ, रेल की पटरी पर जाता हूँ। क्या पता वहीं पर कुछ कोयला मिल जाए। आज का काम तो चल ही जाएगा, कल की कल सोचेंगे। पिंकू रेल की पटरी की तरफ चल पड़ता है। वहाँ वो कोयला ढूंढता है। वो कोयला ढूंढ ही रहा होता है, तभी उसको आवाज आती है। वो आवाज की तरफ भागता है। अरे, ये तो किसी की कराहने की आवाज है। ऐसा लगता है किसी को मेरी जरूरत है। पिंकू वहाँ जाकर देखता है तो एक बंदर का ट्रैक में पैर फंसा हुआ होता है और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। बेचारे का पैर फंसा हुआ है और पीछे से ट्रेन आ रही है। अगर इसका पैर नहीं निकाला गया तो ये रेल से टकराकर मर जाएगा। बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा पैर कटने वाला है। अगर मेरा पैर कट गया तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। ये बंदर तो बोल रहा है। अरे, ये सब मैं बाद में सोचूंगा, पहले मुझे इसको बचाना है। पिंकू जल्दी से जाकर उस बंदर का पैर ट्रैक से बड़ी मुश्किल से निकाल देता है और बंदर बच जाता है। बंदर उसका लाख लाख धन्यवाद करता है और उसे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम यहाँ नहीं आते तो मेरा मरना निश्चित था। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तो यहाँ पर कोयला ढूंढने आया था, जिससे मैं अपना भुट्टे भुनने का काम कर सकूं। और माँ हमेशा बीमार रहती है तो भुट्टे भुनकर जो थोड़ा बहुत मिलता है उसी से घर का गुजारा होता है। रेल की पटरी पर कुछ कोयला पड़ा हुआ है। तुम इस पटरी के कोयले को ले जाओ, पर एक काम करना, तुम इस कोयले की राख को फेंकना मत। कुछ अपनी माँ के ऊपर डाल देना और कुछ को पूरे घर में छिड़क देना। जो बची राख हो उसे एक बर्तन में रख देना और ढक देना। पिंकू उन थोड़े से कोयले को लेकर घर की तरफ चल पड़ता है और जैसे बंदर ने कहा था वैसा ही करता है। कुछ दिन उसे भुट्टे बाकी दिनों से
ज्यादा कीमत पर बिकने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा गांव उसके भुट्टे खरीदने आ गया है। यहाँ तक कि उसके भुट्टे खत्म ही नहीं हो रहे थे और पैसे आए जा रहे थे। माँ देखो, आज तो बहुत ही ज्यादा कमाई हुई है। इतनी तो कमाई मैंने सोची भी नहीं थी। ये सब मेरी मेहनत का ही तो फल है। तू दिन रात इतनी मेहनत करता है। जब कोयला ठंडा हो जाता है तो उसकी थोड़ी सी राख अपनी बाकियों पर छिड़क देता है और जैसे ही वो छिड़कता है तो लीलावती ठीक हो जाती है। लीलावती खुशी से नाचने लग जाती है। पिंकू लीलावती को स्वस्थ देखकर बहुत खुश होता है। माँ, ये तो चमत्कार हो गया। रुको, मैं ये राख घर में भी छिड़क देता हूँ। आखिर ये सब तू कर क्या रहा है? मुझे कुछ बताएगा? आप कुछ देर रुको तो सही, मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है। पिंकू उस राख को घर में छिड़क देता है और उसकी छोटी सी झोपड़ी महल में परिवर्तित हो जाती है। माँ, मुझे एक बंदर ने ये राख छिड़कने के लिए कहा था और मैंने ये छिड़क दी। देखो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने उसकी जान बचाई थी, पर मुझे क्या पता था कि उसकी जान बचाने से मैं इतना अमीर हो जाऊंगा। परोपकार का तो फल मिल ही जाता है। तूने उसकी मदद की, इसलिए ईश्वर ने तेरी मदद की है। देख, अब मैं भी ठीक हो गई और घर भी महल बन गया। बची हुई राख को पिंकू एक बर्तन में बंद करके रख देता है। जब वो दूसरे दिन उसको खोल कर देखता है तो उसमें राख की जगह हीरे होते हैं। उस जादुई राख ने हमारा जीवन ही बदल दिया। पर हमें अपने पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए। हमें जितना मिला है उससे लोगों की मदद भी करनी चाहिए। आप सही कह रही हैं माँ। मैं आज ही जाकर अस्पताल बनवा कर आता हूँ, जहाँ पर हम जैसे गरीबों का इलाज हो सके। क्योंकि जब तुम बीमार थी तो मैं पैसे की तंगी की वजह से तुम्हारा सही से इलाज नहीं कर पा रहा था। अब मैं ऐसा अस्पताल बनाऊंगा जिसमें पैसों की कोई जरूरत ना हो और जहाँ लोग मुफ्त में इलाज करा सके। पिंकू उस जादुई राख से अमीर तो हो जाता है, परंतु फिर भी वो दूसरों की मदद करने की आदत को नहीं छोड़ता और इसी तरह से लोगों की मदद करता रहता है। सब उसको बहुत चाहने लगते हैं। गंगा नदी के किनारे सुंदरपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में मदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव में उनकी थोड़ी सी जमीन थी। फसल से जो आमदनी होती उसी से अपने परिवार का खर्च चला लेता था। घर में उसकी पत्नी चंपा थी, जो घर का काम करने के साथ अपने पति के साथ भी मेहनत मजदूरी करती थी। उनका एक ही बेटा था, शरद। प्यार से सब उसे पिंकू बुलाते थे। एक दिन, माँ, मेरा स्कूल बैग बिल्कुल पुराना हो गया है। इसमें से मेरी किताबें गिर जाती है। मुझे नया बैग दिलवा दो। अभी 2 साल पहले 7वीं में ही तुम्हारे लिए बैग खरीदा था। माँ, मैं कुछ नहीं जानता। मेरा बैग फट गया है। मेरे लिए बैग नहीं आएगा तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल तो जाना ही होगा। इतनी जिद करने से बैग थोड़ी मिल जाएगा। चलो जल्दी तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में मन तो लगता नहीं है, बस उल जलूल मांगे करते रहते हो। पिंकू पैर पटकते हुए उठा और तैयार होकर स्कूल चला गया। उसको स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एक तो पहले ही उसको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ऊपर से फटा पुराना बैग। आज स्कूल जाऊंगा ही नहीं। नदी के किनारे चलकर बैठता हूँ। वो नदी के किनारे पहुंचा ही था कि उसने देखा कि नदी में एक व्यक्ति पानी में हाथ पैर मार रहा था और बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। आप चिंता मत करो, मैं अभी आया। इतना कहकर वो नदी में कूद गया और उस व्यक्ति को बाहर निकाल लाया। आसपास के कई लोग इकट्ठा हो गए थे। पिंकू ने उसे जमीन पर पेट के बल लिटाकर उसके पीठ पर जोर लगाया ताकि उसके पेट में गया हुआ पानी निकल सके। थोड़ी देर बाद ही उसे होश आ गया। वो उठकर बैठ गया। मुझे किसने बचाया? सबने पिंकू को आगे कर दिया। यही है वो बहादुर लड़का जिसने आपको बचाया है। आप हैं कौन? इस गांव में तो आपको कभी देखा ही नहीं। मेरा नाम भवानी प्रसाद है। नदी के उस पार वाले गांव का रहने वाला हूँ। अपने काम के सिलसिले में इस गांव में आया था, परंतु आज सुबह जब नदी में नहाने के लिए घाट पर आया तो पता नहीं कौन मेरा पैसों से भरा हुआ बैग ले गया और मुझे धक्का देकर नदी में गिरा दिया। दरअसल मुझे तैरना भी नहीं आता। ओह, चलिए आप हमारे घर चलकर आराम करिए।
आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो अपने गांव चले जाइएगा। ठीक है, चलो। पिंकू भवानी प्रसाद को साथ लेकर घर आ गया। माँ, भवानी प्रसाद को खाने के लिए कुछ दे दो। ये थोड़ा आराम कर लें, फिर इन्हें इनके गांव पहुंचा कर आता हूँ। ठीक है। उसकी माँ ने भवानी प्रसाद को बड़े प्रेम से खाना खिलाया। अब आप आराम कर लीजिए, शाम को मैं आपको छोड़कर आता हूँ। तुम लोग बहुत ही नेक और दयालु हो। अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर जब तुम हमारे गांव चलोगे तब मैं तुम्हें कुछ उपहार अवश्य दूंगा। हमने आपको उपहार के लालच में थोड़ी खाना खिलाया। अरे नहीं नहीं, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। भवानी प्रसाद के पास नाव वाले को देने के लिए पैसे तो थे नहीं। पिंकू भवानी प्रसाद के साथ नदी के किनारे गया और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। काका, मैं तुमको कल पैसे दे दूंगा, पर आज पैसे मत मांगना। ठीक है बबुआ। जब वो लोग भवानी प्रसाद के गांव पहुंचे, तब सब लोग उन्हें देखकर खुश हो गए। अगर ये पिंकू मेरी जान ना बचाता तो मैं नदी में डूबकर मर ही गया होता। भवानी प्रसाद की पत्नी शीतला ने पिंकू को अपने पास बिठा लिया और उसे उसके परिवार के बारे में पूछा। अब मैं चलता हूँ, मुझे स्कूल भी जाना है। आप लोग कभी मेरे गांव आए तो हमारे घर जरूर आइएगा। रुक जाओ पिंकू, तुम्हें कुछ देना है। शीतला कमरे में वापस आई तो उनके हाथ में एक काले रंग का बैग था। पिंकू, ये बैग तुम्हारे लिए है, बहुत संभल कर ले जाना और इसमें का सामान अपनी माँ को दे देना। आपको कैसे पता चला कि मुझे स्कूल बैग की जरूरत है? इस स्कूल बैग की वजह से ही मैं भवानी काका की जान बचा पाया। पिंकू ने उस दिन की सारी बातें शीतला को बताई। चलो अच्छा हुआ ना, तुम भी आते रहना। पिंकू ने बैग कंधे पर रख लिया और बड़ी मस्ती से चल पड़ा। तभी बैग इतना भारी क्यों है? आखिर इसमें क्या है? जरा खोल कर देखूं तो सही। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर बैग खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा बैग सोने की असरफियों से भरा हुआ था। लगता है उन्होंने गलती से ये बैग मुझे दे दिया है। मुझे फिर वहाँ जाना होगा। वहीं से वो उनके घर के लिए पीछे मुड़ गया। उनके घर पहुंचा तो क्या हुआ पिंकू? लगता है आप लोगों ने गलती से मुझे अशरफियों से भरी बैग दे दिया है। पिंकू, गलती से नहीं, तुम इसके हकदार हो बेटा। जाओ, जल्दी जाओ, अपने माँ को दे देना ये असरफियाँ। पिंकू फिर बैग दबाए जल्दी जल्दी नदी के किनारे बढ़ गया। नाव में बैठकर घर गया और माँ को सारी असरफियाँ देते हुए, माँ, ये अशरफियाँ संभल कर रख लो। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे बैग मिल गया है। इतनी असरफियाँ कहाँ से आई? भवानी काका की जान बचाने की वजह से उन लोगों ने मुझे ये बैग और अशरफियाँ दी हैं। इतना कहकर उसने बैग उठाया और स्कूल जाने के लिए साइकिल पर बैठ गया। साइकिल पर बैठते ही उसकी साइकिल हवा में उड़ने लगी और पलक झपकते ही वो स्कूल पहुंच गया। वो हक्का बक्का सा स्कूल में पहुंचकर अपनी कक्षा में चला गया। अपनी सीट पर बैठा ही था कि जो लड़की नीला कभी उससे बात भी नहीं करती थी, वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। शरद, आज मैं तुम्हारे साथ वाली सीट पर बैठ जाऊं? उसने झट अपनी सीट पर से उठकर नीला को बैठने की जगह दे दी। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, आज मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, दरअसल आज मुझे स्कूल आने में देर हो गई थी ना, इसीलिए थोड़ा हड़बड़ाया हुआ हूँ। तुम तो हमेशा जल्दी आ जाते हो, फिर आज क्या हो गया? तब तक कक्षा में मैथ्स के टीचर मिस्टर भौमिक आ गए। पिंकू, आज तुम्हें बोर्ड पर ये सवाल हल करके दिखाना है। पिंकू की तो मैथ्स के नाम से ही कंपी छूटने लगती थी। किसी तरह बोर्ड के पास गया, हाथ में चौक लिया और सरसराते हुए सारे सवालों का उत्तर लिख डाला। उसे खुद पर ही आश्चर्य हो रहा था। वाह पिंकू, तुमने तो कमाल कर दिया। पूरी कक्षा ने ताली बजाई। पिंकू को उस दिन बहुत अच्छा लगा। जब वो अपनी सीट पर आकर बैठा तो, पिंकू, मुझे भी मैथ्स पढ़ाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस दिन जब वो घर आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आते ही उसने अपने बैग से किताब कॉपियाँ निकालकर तख्त पर रख दी। तभी उसकी नजर बैग में पड़ी थैली पर पड़ी। उसने थैली निकाल कर देखा। माँ, ये देखो, ये तो अशरफियों से भरी थैली फिर से आ गई। माँ, अब मुझे विश्वास हो गया है कि
ये बैग जादुई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? देखो तो सही। माँ ने थैली खोलकर देखा तो हैरान रह गई। माँ, हमारे अच्छे दिन आ गए। आज कक्षा में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उससे मुझे यकीन हो गया है कि ये बैग जादुई है। इस बैग से मिलने वाले पैसों से अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और गरीबों एवं जरूरतमंदों को भी बांट सकते हैं। तुम ठीक कहते हो बेटा। धीरे धीरे उनके घर में सब कुछ ठीक हो गया। पिंकू अपनी कक्षा का सबसे अच्छा बच्चा बन गया था। कुछ दिनों में ही पिंकू की बोर्ड की परीक्षा हुई। उसने अपने स्कूल में टॉप किया था। तभी नीला का फोन आया। हेलो पिंकू, बहुत बहुत बधाई। मैं तुम्हारी सफलता से बहुत खुश हूँ। रमेश एक खाने का होटल चलाया करता था। उसका होटल ज्यादा नहीं चलता था। छोटा सा होटल होने की वजह से कम ही ग्राहक उसके पास आया करते थे। राजू उसके यहाँ काम किया करता था। साहब, खाना तो बना लेते हो, ग्राहक तो आते ही नहीं। तेरा काम खाना बनाने का है, तू खाना बना। ग्राहक आना और ना आना बाद की बात है। तू अपने काम पर ध्यान दे बस। काम पर ही ध्यान दे रहा हूँ साहब, ग्राहकों को भी देखना तो मेरा काम है। बहुत ज्यादा बोल रहा है। छोटा मुंह और बड़ी बात साहब, पर रोज इतना खाना बचता है, बनाने का क्या फायदा। सही कह रहा है तू, रोज इतना खाना बच जाता है पर ग्राहक कोई नहीं आता। लेकिन क्या करूं, इसके अलावा और भी तो कोई काम नहीं कर सकता। मुझे और कोई काम आता भी तो नहीं है। रात बहुत हो गई है साहब, मैं घर जाऊं? अब तो कोई ग्राहक आने वाला नहीं है। ठीक है, अब तू घर जा, मैं देखता हूँ कोई आएगा तो। रमेश ऐसे ही बैठे सोच रहा था। उस दिन भी कोई ग्राहक नहीं आया। उसने वो खाना एक थैले में भरा और वहाँ गया जहाँ गरीब लोग रहा करते थे। झोपड़ी में जाकर उसने देखा कि कुछ लोग भूखे पेट सो रहे हैं। ये खाना मैं फेंकने जा रहा था, पर इससे अच्छा है कि कोई इसको खा ले। ये गरीब लोग ही अपना पेट भर ले, वैसे भी तो ये फिकेगा ही। चलो मैं इन्हीं को दे देता हूँ, पैसे तो किसी भी सूरत नहीं मिलने। रमेश खाना बांट रहा होता है तो उसी दौरान उसे एक झोंपड़ी में एक अपाहिज औरत दिखती है जिसके हाथ नहीं होते। साहब, आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ खाना ले आए। मेरे हाथ नहीं है, खाना मैं बना नहीं सकती। आप लोगों की रहमत पर ही जिंदा हूँ अभी तक। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए रोज खाना लेकर आ जाऊंगा। तुम्हें अब बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भगवान तुम्हारा भला करे। साहब, अगर मेरे हाथ होते तो मैं खुद ही बना लेती। अब तो मैं लाचार हो चुकी हूँ, कहाँ से खाना बनाऊं? जो खाना रात को रमेश के होटल में बच जाता था वो प्रियंका को रोज लाकर देता। ऐसे ही उसे कई दिन हो गए। एक दिन प्रियंका ने उसे रोक कर कहा, साहब, आपने मुझे बहुत दिन तक खाना खिलाया है, इसके लिए मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा पेट भर सकूं इतना ही मेरे लिए काफी है। साहब, मेरे पास कुछ और तो देने के लिए नहीं है, पर जब मेरे हाथ सही सलामत थे मैं करी पाउडर बनाया करती थी। सारे करी पाउडर खराब हो गए, परंतु वो एक करी पाउडर का डिब्बा बचा है। मैं चाहती हूँ कि आप इस करी पाउडर के डिब्बे को ले जाएं और अपने खाने में इस्तेमाल करें। क्या करूँगा इस करी पाउडर का मैं? खाना तो फिर भी स्वादिष्ट नहीं बनता। कोई ग्राहक आता नहीं है, बेकार में इसे भी बेकार कर दूंगा। साहब, आप इस करी पाउडर को ले जाइए और अपने खाने में प्रयोग कीजिए। क्या पता इससे खाना अच्छा बन जाए। मेरे लिए तो ये खाना बहुत स्वादिष्ट होता है जो आप बनाते हो। इसमें आपके सेवा भाव का स्वाद होता है। आप जो हमारे लिए कर रहे हो वो हर कोई नहीं करता। रमेश प्रियंका से वो करी पाउडर का डिब्बा ले लेता है और अपने घर वापस आ जाता है और बैठकर सोचने लगता है कि इस करी पाउडर को किस में डाले। ये ले राजू, आज खाने में इसको डालकर बना। रोज खाना मैं बनाता हूँ साहब, कोई खाता नहीं है। ऐसा करो, आज आप ही खाना बनाओ। क्या पता आपके बनाने से खाना अच्छा बने और हर कोई खाने के लिए आए। चल ठीक है, मैं ही बनाता हूँ आज खाना। रमेश खाना बनाना शुरू करता है और खाने में वही करी पाउडर मिला देता है। अचानक से उस करी पाउडर के मिलने से
खाना इतना स्वादिष्ट बनता है कि उसकी खुशबू हर जगह फैल जाती है। अरे साहब, आपने क्या मिलाया है इस खाने में? इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी लग रही है कि जी कर रहा है सारा खाना मैं ही खा जाऊं। सच में राजू? हाँ साहब, वो देखो ग्राहक भी दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। आज तो लगता है खाना भी कम पड़ जाएगा। ये तो चमत्कार हो गया। कहाँ कोई नहीं आता था हमारे होटल में, और अब वो इतने सारे लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। जल्दी जल्दी टेबल सजा राजू। रमेश के होटल में बहुत सारे लोग एक साथ खाना खाने आ जाते हैं और सभी उसके खाने की मांग करते हैं। सभी पेट भर खाना खाते हैं और खाने की बहुत तारीफ करते हैं। रमेश दोबारा खाना बनाता है, परंतु जितना मसाला उसमें डालता था वो मसाला और बढ़ जाता था। खाना भी बहुत स्वादिष्ट बन जाता था। ये सब क्यों हो रहा है? इस करी पाउडर को जैसे ही मैंने खाने में मिलाया, हर शख्स इसको खाने के लिए बेचैन हो गया, और जितना मैं इसको खाने में प्रयोग करता हूँ ये उतना ही बढ़ जाता है। क्या ये करी पाउडर सच में जादुई है? साहब, खाना फिर से कम पड़ गया है, दोबारा बना दीजिए। आज तो चांदी ही चांदी हो गई है, बहुत मुनाफा हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है। रमेश इसी तरह से उस करी पाउडर की सहायता से खाना बनाता था और ग्राहकों को वो खाना बहुत पसंद आता था। अब रमेश ने अपना छोटा सा होटल बड़ा कर लिया था और हर सुविधा को उसमें ले आया था। सब रमेश के यहाँ पर खाना खाने के लिए आते थे। अब खाने के टेबल के लिए इंतजार भी करना पड़ता था। राजू, जल्दी से खाना बनाने में मेरी मदद कर। पर साहब, ग्राहक तो अब कहाँ आएंगे? हमने तो दुकान बढ़ा दी है, आप रोज एक्स्ट्रा खाना क्यों बनाते हैं? राजू, आज मैं जो भी हूँ इस एक्स्ट्रा खाने की वजह से ही हूँ। इस एक्स्ट्रा खाने को मैं नहीं छोड़ सकता। जल्दी जल्दी इसे थैली में पैक कर दे और मैं जा रहा हूँ। दुकान बढ़ाकर आ जाइयो। पर आप कहाँ जा रहे हो? रोज इतना सारा खाना पैक करवाते हो और कहाँ लेकर जाते हो, पता ही नहीं चलता। ये खाना ही तो है जिसने मुझे जादुई करी पाउडर दिया है। इसी करी पाउडर की वजह से ही तो मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। अगर मैं ये खाना गरीबों में नहीं देता तो इनकी दुआ जादू के रूप में मुझे नहीं मिलता। मैं कभी भी गरीबों को खाना खिलाना नहीं भूल सकता। रमेश इसी तरह से रात को उस करी पाउडर से खाना बनाकर गरीबों को खिलाता था और प्रियंका के लिए खाना लेकर जाता था। वो आज बहुत अमीर हो चुका था, परंतु उसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी थी। वो गरीबों का चहेता बन चुका था। राम दिन का छोटा सा परिवार था। वो और उसकी पत्नी सब्जी का ठेला लगाते थे। इधर कई महीने से राम दिन को बड़ी खांसी आ रही थी। टेस्ट करवाने के बाद इनको टीबी है, घबराने की कोई बात नहीं है। दवा और अच्छी खुराक से ठीक हो जाएगा। मेहनत का काम नहीं करना। डॉक्टर साहब, कितना समय लगेगा ठीक होने में? कम से कम 3 महीने। शकुंतला ने राम दिन को आराम करने को कहा और खुद ही सब्जियां बेचने लगी। सारे दिन सब्जियां बेचती, सुबह शाम घर का काम करती। 2 महीने बीत गए थे। दवा से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। अच्छी खुराक तो जुटा ही नहीं पाती थी। एक बार 3 दिन से लगातार बरसात हो रही थी। आकाश काले मेघों से भरा था। बादलों की उमड़ घुमड़ जारी थी। कहीं जोर से बिजली कड़कती तो वो जाकर चादर से मुंह ढककर लेट जाती। उसे बिजली कड़कने से बहुत डर लग रहा था। बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए थे। राम दिन को खांसी आई जा रही थी। जरा पानी गर्म करके दे दो। अभी लाई। पानी देकर उसके पास ही बैठ गई वो। अचानक शोर उठा कि गांव में पानी भर रहा है। मैंने सुबह ही बोला था कि आज स्कूल की छुट्टी करवा दो, पर तुम्हारे आगे किसी की चलती कहाँ है? सभी बच्चे स्कूल गए होंगे, सिर्फ हमारे बच्चे ही थोड़ी गए हैं। मैं ठेला लेकर आती हूँ, उसी पर बैठकर गांव के बाहर निकल चलते हैं। ये बरसात तो 4 दिन से लगातार हो रही है। हमारे कच्चे मकान का क्या भरोसा, कब ढह जाए। मैं थोड़ा बहुत जरूरी सामान रख लूं। तू ठीक कहती है। शकुंतला ने सामान समेटा और बाहर जाकर भीगते हुए सब्जी वाला ठेला लेकर आई। उस पर राम दिन को सहारा देकर बैठा दिया। ठेले को ढकेलते हुए गांव से बाहर स्कूल तक ले आई। स्कूल थोड़ा ऊंचाई पर था। वहाँ पहले से ही बहुत से परिवार आ गए थे।
गांव में पानी भरने लगा। पता नहीं गुड्डू और मुन्नी कहाँ होंगे। रामदीन को भीगने से खांसी आने लगी थी। हे प्रभु, किसी तरह इस विपदा से बाहर निकालो, बच्चे भी पता नहीं कहाँ है। अरे गुड्डू, तुम्हारे माता पिता यही है, उधर मत जाओ। शकुंतला अपने पति को वहीं छोड़कर उस तरफ भागी। दोनों बच्चे पूरी तरह से पानी में भीगे हुए कांप रहे थे। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? माँ, हम तो यहीं स्कूल की छत पर थे, वहाँ भीगने में बहुत मजा आ रहा था। चलो जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं तो परेशान हो गई थी। हमारे घर में पानी भर गया है, थोड़ा बहुत सामान ले आई हूँ। शकुंतला ने सबके कपड़े बदलवाकर खुद भी कपड़े बदले। तभी गांव के जमींदार का भेजा हुआ खाना आ गया। बच्चों, तुम लोग बापू के पास ही रहना, मैं खाना लेकर आती हूँ। बरसात लगातार हो रही थी, हर जगह फिसलन हो गई थी। किसी तरह वो भीड़ में घुसकर खाना ले आए और जमींदार का धन्यवाद किया। कम से कम पेट में कुछ तो जाएगा। बच्चों को खिला दो, मैं बाद में खाऊंगा। शकुंतला ने बच्चों को खाना खिलाया और जैसे ही खाने बैठी, मुझे उठाकर बैठा दो, लेटे लेटे कमर दुख रही है। शकुंतला खाना छोड़कर उठ गई और रामदीन को सहारा देकर उठाया, लेकिन तभी उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। शकुंतला की चित्कार पूरे स्कूल में गूंज उठी। गुड्डू के बापू, हमें छोड़कर क्यों चले गए? तुम्हारे बिना कोई नहीं है, इन बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? सब लोग एकत्रित हो गए। बरसात के रुकने का कोई आसार नहीं लग रहा था। शकुंतला और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ औरतें बच्चों को अपने साथ ले गई। रात तक सभी बैठे रहे। आधी रात को बारिश बंद हो गई। सुबह जाकर सभी ने मिलकर रामदीन की अंतिम क्रिया करवा दी। सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। शकुंतला भी कलपते हुए बच्चों के साथ घर आ गई। माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूँ ना। शकुंतला ने उसे कलेजे से लगा लिया। हाँ मेरे लाल, तुम दोनों का ही सहारा है। रामदीन का क्रियाकर्म बीत गया था। बारिश लगभग रोज ही हो रही थी। शकुंतला कई दिनों से सब्जी का ठेला भी नहीं लगा पाई थी। घर में एक भी दाना नहीं था। एक दिन, बच्चों, मैं जरा जमींदार के घर से आती हूँ, कहीं जाना नहीं, बारिश बहुत तेज है। शकुंतला लंबा सा घूंघट निकालकर जमींदार के घर गई। क्या चाहिए? मालिक, हमारी हालत आपसे छुपी नहीं है। कुछ अनाज मिल जाता तो बच्चों को खाना खिला देती। तुम तो सब्जी बेचती हो ना? बरसात में कहाँ लगा पाई ठेला मालिक, जानते तो हैं, रामदीन मर गया और तब से बरसात हुई जा रही है। भूख तो लगती है ना। इतना कहकर शकुंतला रोने लगी। जमींदार की पत्नी सुशीला भी वहीं खड़ी थी। कितनी जिराह कर रहे हो, दिलवा क्यों नहीं देते अनाज? बच्चे भूखे मर रहे हैं। यहाँ कोई कुएं का खजाना नहीं खुला है। उस दिन भी तुम्हारे कहने से स्कूल पर खाना भिजवाया गया था। कौन सा पुण्य मिल गया हमें? छी छी छी, कैसी बातें करते हो? दान करके भूल जाना पड़ता है, उसका हिसाब किताब तो ऊपर वाला देखता है। तुम अंदर जाओ, मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए। शकुंतला उन दोनों को आपस में लड़ते हुए छोड़कर वहाँ से निकल गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से भोजन जुटाए। घर आकर चिंता में बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? रुको, अभी आता हूँ। दरवाजे पर दो आदमी खड़े थे। बच्चा, अपनी अम्मा को बुला लाओ। क्या हुआ भैया? जमींदार की पत्नी ने सामान भिजवाया है। शकुंतला की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने बोरी रखवा लिया। मालकिन से कहना, मैं इस एहसान का बदला कभी नहीं भूलूंगी। जब उसने बोरी खोली तो उसमें चावल, दाल, आटा, तेल, मसाले सब कुछ था। उसने तुरंत खाना बनाकर बच्चों को खिला दिया और खुद भी खाया। आज कितने दिनों बाद सबका पेट भरा था, पर अनाज धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तो मुझे कुछ काम करना ही होगा। सब्जी का काम अकेले नहीं हो पाएगा। दूसरे दिन वो गांव में काम ढूंढने गई तो उसे धान की रोपाई का काम मिल गया। बरसात में भीग भीग कर वो खेतों में रोपाई करने लगी। किसी तरह मजदूरी मिल जाती तो पेट भर खाना मिल जाता। एक दिन, माँ, स्कूल में सब बच्चे कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं। क्या हम सचमुच बहुत गरीब हैं? बेटा, बच्चों की बात मत सुनो, ध्यान लगाकर पढ़ाई करो।
शकुंतला ने अपने बच्चों को खाना खिलाकर स्कूल भेजा और खुद काम पर चली गई। घर वापस आई तो बरसात की वजह से उसका कच्चा घर ढह गया था। उसके पास सर छुपाने की जगह भी न बची थी। मुझे ये गांव ही छोड़कर जाना होगा। उसने सारा सामान बांधा और बच्चों के स्कूल से आने के बाद अपने ठेले पर सामान रखकर शहर की तरफ चल पड़ी। तभी उसे जमींदार की पत्नी सुशीला मिल गई। कहाँ जा रही हो शकुंतला? क्या करूं मालकिन, घर का ही सहारा था, वो भी ढह गया। शहर जाकर ही कुछ काम धंधा देखूंगी। शहर में मेरी बहन विमला रहती है, मैं उसका पता लिख कर देती हूँ। तुम मेरी बहन के पास चली जाओ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। ये लो, कुछ पैसे रख लो, रास्ते में काम आएंगे। शकुंतला ने सुशीला के पैर पकड़ लिए। मालकिन, ऐसा कलेजा बहुत कम लोगों का होता है, आपने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया। शकुंतला किसी तरह शहर पहुंचकर विमला के घर पहुंच गई। विमला ने जब सुना कि उसकी बहन ने उसे भेजा है तो, शकुंतला, मेरे घर के बाहर एक कमरा खाली पड़ा है, तुम उसी में सामान रख दो और बच्चों को नहला धुला दो, उसके बाद घर आ जाना। शकुंतला जब घर के अंदर गई तो इतनी बड़ी कोठी देखकर उसके आंखें फटी की फटी रह गई। आओ, पहले सब लोग खाना खा लो, आज जाकर आराम कर लो, कल से तुम हमारे घर का सारा काम करना। मैं तुम्हें महीने में 1000 रुपए दूंगी, बच्चों का एडमिशन पास के स्कूल में करवा देंगे। शकुंतला की आंखों से झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। दीदी, आप भी मालकिन जैसे ही हो। मैंने घर छोड़ते समय सोचा था कि ये बारिश का कहर हमारी जान ले लेगा, पर अब हमें आपका सहारा मिल गया। आप बहुत अच्छी हो। शकुंतला, मेहनती लोगों को हमेशा कोई ना कोई सहारा मिल ही जाता है। अब उनके सिर पर छत थी। लखन ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो माँ को फर्श साफ करते हुए देखकर चिंतित हो गया। उसे माँ को इस उम्र में इस तरह काम करता देख जब बर्दाश्त ना हुआ तो वो स्वयं काम करने लगा। माँ, इस उम्र में ये सब काम मत किया करो, घर और कपड़ों की साफ सफाई मैं कर दिया करूँगा। आपके हाथों की सिर्फ रोटियां खाने का मन हमेशा रहेगा, क्योंकि मुझ में खाना बनाने का हुनर नहीं है। बेटा, ये सब तो घर का काम है, मैं हमेशा करती आई हूँ। अब तक करती आई थी, लेकिन अब इस उम्र में नहीं करना है। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं जब तक किसी नौकरानी का इंतजाम नहीं कर देता तब तक मैं ही ये सारा काम संभाल लूंगा। बेटा, अब हमारे घर में नौकरानी नहीं बहुरानी की जरूरत है। जब से बड़ी बहू ने घर छोड़ा है, सब जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर आ गई है। उसे तो उसके माँ बाप यहाँ आने नहीं देंगे। अब तू ही अपना ब्याह कर ले, मैं भी चैन की सांस लूंगी। माँ, भैया क्या परदेश गए? भाभी के मायके वालों ने हद कर दी। भाभी की इच्छा ना होते हुए भी उसे मायके में ही रख रहे हैं। आप तो जानती हैं, मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन भाभी के पापा और मम्मी भाभी को यहाँ भेजने के लिए तैयार ही नहीं हुए। कह रहे थे, तुम लोगों को बहू नहीं नौकरानी चाहिए। बिटिया का बहुत बुरा हाल कर दिया। घर का काम करने से कोई नौकरानी तो नहीं बन जाती। मैं भी तो वही सब काम करती रही हूँ। बड़ी बहू आज भी इस घर की बड़ी बहुरानी ही है। मेरा गोपाल जब आ जाएगा तब उसे लेकर आएगा, तब तक तो उसे वे लोग विदा नहीं करेंगे। बेटा, तो परदेश मत जाना, तेरा ब्याह कर दूंगी और तू यही रहेगा, तो छोटी बहुरिया भी साथ रहेगी। माँ, इतनी जल्दी तो मेरा ब्याह होने वाला नहीं है। एक बार मैं भैया से कहलवाकर घर पर जरूर लेकर आऊंगा। अगर भाभी के घर वाले नहीं माने तो भैया को परदेश से बुलाकर ही मानूंगा। लखन ने बड़े भैया से बात करके उनका वास्ता देकर भाभी की विदाई करवा ही दी। जिस दिन भाभी घर में आई, लखन के बड़े भैया गोपाल का फोन आ गया और उसने एक दुखद समाचार दे दिया। उसकी अच्छी खासी नौकरी छूट गई। ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। माँ लखन और उसकी भाभी सभी बहुत दुखी हो गए। उनकी पड़ोसन सोमी वही बैठी थी, उसे भी ये बात ज्ञात हो गई। हे भगवान, बहू के कदम घर में पड़े और ये बुरी खबर अब आ गई। अब क्या होगा? एक कमाऊ पूत और उसकी भी नौकरी चली गई। काकी, कैसी बातें कर रही हो? जो हो नहीं रहती है हो जाती है। अब इस सब में भाभी को क्यों घसीट रही हो?
अभी अभी आपके कदम भी तो हमारे घर पे पड़ी है। इस तरह किसी दूसरे पर लांछन लगाना अच्छी बात नहीं है। लखन की आवाज सुनकर पड़ोसन पैर पटकते हुए निकल गई। लखन जाकर भाभी को समझाने लगा। माँ, भाभी, आप लोग चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया को घर बुला लिया जाए, यहीं पर कुछ ढंग का कारोबार कर लिया जाएगा। मैं भी खेती करने के साथ साथ उनके कामों में हाथ बटा लिया करूँगा। दोनों भाई मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। अब तो भाभी भी आ गई हैं। बेटा, अच्छी नौकरी लगी थी, तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई। माँ, आप चिंता मत करो, भगवान ने शायद उससे भी अच्छा कुछ लिख रखा होगा। बड़े भैया तो बड़े ईमानदार और मेहनती हैं, वो जहाँ भी जुटेंगे कामयाब हो जाएंगे। लखन ने देखा तो भाभी मूर्ति बनकर उसकी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर दुख की रेखाएं साफ झलक रही थी। लखन ने उन्हें फिर से समझाया और फिर भैया का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि वो घर आ रहे हैं। देखो बेटा, घर आ रहा है, उसके सामने हम लोग कोई चिंता जाहिर नहीं करेंगे, उसे भी हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे। दूसरे दिन सवेरे सवेरे एक खबर फैल गई कि गांव में चोरी हो गई। पड़ोसन सवेरे कुछ पोटली में सामान लेकर लखन के घर के पास आई और खिड़की के पास पहुंची और फिर तेजी कदमों से लौट गई। कुछ देर के बाद पुलिस आ गई और सामी के इशारे पर पुलिस के लोग वहां आकर घर पर आ गए। पुलिस को एक पोटली में वहां से चोरी का सामान मिल गया। पुलिस ने तुरंत लखन को गिरफ्तार कर लिया। देखिए साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। हाँ साहब, मेरा बेटा चोर नहीं है, ये पोटली किसी ने हमारे यहाँ फेंकी है। देखो, चोरी का माल तुम्हारे घर से बरामद हुई है, इसलिए तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। लखन, माँ और भाभी किसी की बात पुलिस वालों ने नहीं सुनी और लखन को गिरफ्तार करके अपने साथ जैसे ही लेकर निकले, सामने से गोपाल परदेश से आ गया। उसने ऐसे दृश्य की कभी कल्पना भी नहीं की थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? इसे छोड़ दीजिए। इसने चोरी की है, चोरी का माल इसके घर से बरामद हुई है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। माँ और लखन की भाभी को भी बड़ा दुख हो रहा था। माँ का रोकर बुरा हाल था। लखन की भाभी मूर्ति बन गई थी। पुलिस वाले लखन को ले गए और पीछे पीछे गोपाल भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। माँ रो रही थी और लखन की भाभी मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसे भी दोहरा सदमा पहुंचा था। अचानक लखन की भाभी की आंखों से आंसू बह निकले। आंसू बहते ही जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माँ को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था। इतने में गोपाल का एक ग्रामीण मित्र रघु वहाँ आ गया। काकी, लखन भैया बेकसूर हैं। मैंने अपनी आंखों से आज आपकी पड़ोसन सीमी को चोरी की हुई पोटली आपके घर में फेंकते हुए देखा था। अभी पुलिस के जाने के बाद जैसे किसी ने मेरे गले पर चांटा मारा। मैंने गाल को छुआ तो पूरा गाल पानी से भीगा हुआ था। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। ऐसा लगा जैसे मुझे कोई खींच रहा हो, सो मैं आपके पास चला आया। रघु भैया, क्या आप यही बात पुलिस को बताओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताएंगे, जरूर बताएंगे। रघु पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने इंस्पेक्टर को सारी बातें बता दी। इसी बीच में और एक नौजवान जग्गू वहीं पहुंच गया। हुजूर, ये चोरी लखन के पड़ोसी बिल्ला ने रात में की है। मैंने उसे देखा भी था, टोका भी था। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सच्चाई का चांटा खाया है। देखिए, मेरा गाल गीला हो गया है। पुलिस वालों ने तो मजबूत गवाही के मद्देनजर लखन को बरी कर दी और उसके पड़ोसन सीमी के पति बिल्ला को पकड़ लिया। गोपाल, लखन, उनकी माँ और उनकी भाभी ने राहत की सांस ली। कुछ महीने बीत गए। गोपाल को कोई नौकरी नहीं मिली। घर की स्थिति अच्छी नहीं रही। गोपाल अचानक बीमार हो गया। घर के बचे हुए रुपए उसके इलाज में लग गए। बड़ा कर्जा हो गया। यहाँ तक कि लखन की भाभी के गहने भी बिक गए। एक दिन ऐसा भी आया कि घर में खाने को कुछ नहीं बचा। लखन की भाभी मूर्ति की तरह खड़ी थी और अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आंसुओं की धारा फर्श पर बह चली। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? बेचारी बहू भी हमारे साथ पीस रही है।
इतने में एक चमत्कार हुआ। फर्श पर फैले हुए आंसू की जगह सोने के सिक्के बिखरे हुए दिखाई पड़ने लगे। लखन ने सारे सोने के सिक्के उठा लिए। इसके साथ साथ गोपाल भैया भी ठीक हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे माँ, लखन, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा सारा दर्द भाग गया। भाभी के आंसुओं का जादू इस तरह उनकी गरीबी और गोपाल की बीमारी को दूर कर देगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शाम हुई तो एक आदमी गोपाल की कंपनी से आ गया। उसने गोपाल के हाथ में जरूरी कागजात रख दिए। गोपाल जी, आपको सेठ जी ने बुलाया है। उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया कि आप बेकसूर हैं। आपको नौकरी पर फिर से बहाल करके प्रमोशन भी दिया गया है। आपके घर के पास उनकी नई फैक्ट्री का आपको मैनेजर भी नियुक्त किया है। इस फैक्ट्री के सर्वे सर्वा आप होंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार एम्प्लॉय की भर्ती वहाँ कर सकते हैं। गोपाल, लखन, माँ और गोपाल की धर्म पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। लखन की भाभी की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। भाभी, आपकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। खुशी के आंसू है। भगवान ने सब कुछ अच्छा तो कर ही दिया। यदि और कुछ चाहिए तो बता दो। सभी के चेहरे पर मुस्कान खेलने लगे।